नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिटी का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते तो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो चलिए एक एक करके आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपका है कि जो बेल्जियम और एक जो श्रीलंका है, इन दोनों का आप लोग जो एथनिकल कंपोजिशन है इसके बारे में बताइए और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल बातें बताइए। जैसे कि हम बेल्जियम के बारे में बस बताते हैं और इसका आंसर, ये दोनों का आंसर आपको एनसीईआरटी का ये चैप्टर है उसके पहले 2 पेज में ही मिल जाएगा। ओके, तो हम बेल्जियम के बारे में अगर आपसे कुछ बोले तो बेल्जियम जो था आपको पता है कि एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, जिसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा, जो इंडिया का स्टेट है हरियाणा, इससे भी आधा है। और कुछ बताया जाए तो ये बेल्जियम का कैपिटल आपका ब्रुसेल है। तो इस तरह कुछ बातें था। और यहाँ का एथनिकल कंपोजिशन के बारे में कहा जाए तो यहाँ डच स्पीकिंग पीपल भी रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी रहते थे। कौन से रीजन में रहते थे? वैलोनियन रीजन, फ्लेमिश रीजन। तो ये सब आपको देख के जाना है। यही आपका ये पहला 2 सवाल का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आते हैं तो व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? ये भी आपने पढ़ा होगा, एक बॉक्स में दिया गया है, साइड बॉक्स में पेज नंबर 2 में पढ़ लीजिएगा। तो देखो, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब मेजोरिटी उस कंट्री को रूल करे और जैसा चाहे वैसा रूल करे, इग्नोरिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करके जब मेजोरिटी जैसा चाहे वैसा रूल करे तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। और ये श्रीलंका में देखा गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल। तो जो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिलियंस लोग थे उनका डिमांड क्या था? जैसे कि श्रीलंका जो है, यहाँ पर मेनली 2 ग्रुप्स रहते थे, एक तमिल स्पीकिंग ग्रुप और एक था आपका सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप। तो जो सिन्हाला ग्रुप जो मेजोरिटी में था वहाँ पर रूल करता था और जो माइनॉरिटी में था तमिलियंस, इनके 3 डिमांड्स थे। वो 3 डिमांड्स के आपको ये यहाँ पर पढ़ना है। अगले सवाल की अगर आप बढ़ते हैं तो अगला सवाल है, तो उनके डिमांड्स क्या थे आपको वो बताना। जैसे कि उन्होंने जॉब के लिए आवाज़ उठाया, उन्होंने मतलब था अलग अलग योजना में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अपना एनरोलमेंट के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। तो उनका क्या क्या डिमांड्स था आपको वहाँ दिया गया है पेज नंबर 2 में, एक नीचे में, वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में। अगला सवाल है, व्हाट आर द रीजंस फॉर टेंशन इन बेल्जियम? बेल्जियम में एक लड़ाई का एक माहौल पैदा हुआ था 1960 और 1970 के दौरान, 1940 टू 1970 के बीच में। इसका रीज़न आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको पढ़ना है। ओके, ये भी आपके पेज नंबर 2 में ही दिया गया, पेज नंबर 3 में दिया गया है, एकोमोडेशन वाले टॉपिक के जस्ट ऊपर। ओके, देन अगला आपका सवाल है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द टेंशन इन श्रीलंका? श्रीलंका में टेंशन होने का कारण क्या था, ये आपको बताना है। देन अगला है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेंशन? और ये जो टेंशन हो रहा था, चाहे वो बेल्जियम में हो चाहे श्रीलंका में, इसका इम्पैक्ट, असर क्या पड़ा? तो आपको पता है श्रीलंका में जो है फाइनली क्या कहते हैं, एलटीटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि तमिलियंस का ग्रुप था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ पर कहते हैं ना रिवोल्यूशन कर दिया, क्रांति कर दिया, मतलब आवाज़ उठाया, सिविल वार कर दिया। सिविल वार का मतलब अंदरूनी हिंसा। ओके, देश के अंदर जब लड़ाई हो जाए तो उसको सिविल वार कहा जाता है। तो श्रीलंका में तो हालत बहुत बुरा हो चुका था, बट जो बेल्जियम था वहाँ पर लोगों ने समझा, पावर राइट्स के बारे में समझा, एक बार उन्होंने एक दूसरे में पावर बांटा। ये टॉपिक आपको कहाँ पढ़ना है? एकोमोडेशन ऑफ पावर शेयरिंग नाम का एक टॉपिक है, उसमें आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया गया। ओके, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अगला सवाल है, वाई पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी? पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आपके एनसीईआरटी में इसका 2 मेन रीज़न बोला गया है। वन इज़ कॉल्ड मॉरल रीज़न, वन इज़ कॉल्ड प्रूडेंट रीज़न। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? मॉरल रीज़न आपको ये सब पता होगा, मॉरल मतलब नैतिक कारण। ओके, मतलब आप कभी भी एक स्टोरी पढ़ते हो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या पढ़ते हो? ओके, एंड प्रूडेंशियल रीज़न मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ जब कोई करता है तो वो क्यों करता है, क्या सोच के करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रूडेंशियल रीज़न। मतलब अगर आप कोई सोच समझ के कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रूडेंशियल रीज़न, और उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड मॉरल रीज़न। ओके, तो ये आपको ये पढ़ना है, एनसीईआरटी में हेडिंग है, ज़रा ये कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल रीज़न एंड मॉरल रीज़न, ये भी मैं अभी आपको बता दिए। अगला है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में डिफरेंस क्या होता है? ओके, देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है साइड बाय साइड, जो कि वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में मेनली इंडिया में 3 नाम आपने सुना होगा, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों हॉरिजॉन्टल लेवल में आते हैं, ना कोई किसी से बड़ा ना कोई किसी से छोटा, सबका पावर अलग अलग है, बट सबका पावर उनके लेवल पर वो एपेक्स पावर, एपेक्स मतलब उनका टॉप मोस्ट पावर उनके पास है। ओके, जबकि वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, देन लोकल पंचायती सिस्टम
सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग-अलग स्टेजेस पर एक-एक स्टेज जब आप नीचे आते हो तो पावर जो है वो घटते जा रहा है। उनका जो जुरिसडिक्शन होता है, इलाका जो होता है वो घटते जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम अगर चाहेंगे कि वो गुजरात में जाके राज करें और गुजरात के सीएम चाहेंगे कि अगर वो केरला में कुछ कानून लागू करें, तो वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो उनका इलाका नहीं है, ओके? तो ये सारी चीज़ आपको जानना था। हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल ये कहाँ पर मिलेगा? तो आपका इसी चैप्टर के जो लास्ट के जो 2 पेजेज़ है जिसका नाम है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वहाँ पर आपको ये पढ़ना है। और एक और बात ज़रा सुनिएगा, अगर हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलना चाहें अगर इस चैप्टर से, तो प्लीज़ पहला 2 पेजेज़ कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो एक हेडिंग था पावर शेयरिंग का रीज़न्स क्या-क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी, वो 2 रीज़न पढ़ लीजिएगा। देन उसी के नीचे था आपका अकोमोडेशन ऑफ पावर शेयरिंग, वो आपको पढ़ लीजिएगा। बेल्जियम मॉडल्स क्या-क्या है, 3 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिया था आई गेस। इसके बाद आपको जो लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना था, लास्ट के जो 2 पेजेज़ हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे नाम आपको पढ़ना है जैसे कि फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है, हॉरिज़ॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है, देन आपका सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है। तो इस तरह कुछ नाम दिया गया है उस पेज में, लास्ट का 2 पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इतना ज़रा कर लीजिएगा। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट और कोalition गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो आई होप पता होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट कब होता है? जब सेम विचारधारा वाली पार्टी, सेम आइडियोलॉजीज़ वाली पार्टी जब एक होकर जब वो रूलिंग में आती है, जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। लेकिन जब डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ वाले पार्टी जब कोई मतलब कोई जब सत्ता में ना आ पाए, तो कुछ अलग-अलग पार्टियाँ मिलकर एक बन जाती है, मतलब गठबंधन बना लेती है, दैट इज़ कॉल्ड अलायंस, और वो सत्ता में आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट, ओके? एंड एक्सप्लेन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसका आंसर अभी हमने फ़िलहाल आपको दिया था कि लास्ट का 2 पेजेज़ पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बोले थे। उसके बाद कुछ सिंपल टर्म्स आपको पढ़ना है जैसे कि एथनिक क्या होता है, ये आपका पहला ही पेज में दिया है। एथनिक मतलब जब सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम ड्रेसिंग स्टाइल, सेम फूड स्टाइल जब सब सेम हो, तो सेम ग्रुप्स को कहा जाता है एथनिकल ग्रुप्स। ये एथनिकल ग्रुप सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ओके? सिविल वार मतलब जब अंदरूनी हिंसा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कल जाके अगर इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ जाए, तो इसको आप लोग कहोगे कम्युनल रायोट, ओके? कम्युनल रायोट। या तो मान लीजिए केरला वाला बिहार से लड़ जाए, बिहार वाला दिल्ली वाले से लड़ जाए, तो दिस आर कॉल्ड सिविल वार, ओके? देश के अंदर की अंदरूनी हिंसा को कहा जाता है। देन सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यही आपको पढ़ना था, जो कि बार-बार हम कह रहे हैं आपसे, लास्ट का 2 पेजेस में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पेजेस है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हेडिंग का नाम है, प्लीज़ वो 2 पेज कवर कर लीजिएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेंशन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द एक्ट व्हिच पास्ड इन द श्रीलंका। याद करिए पेज नंबर 2 इस चैप्टर का जो है उसके नीचे ही दिया गया है कि वहाँ पर एक 1956 में कानून पास होता है जिसका नाम था ऑफिशियल एक्ट, ऐसे कुछ था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। और इसमें उन्होंने 3 प्रोविजंस बोला गया, 3 बातें बोली था, वो आपको याद करके जाना पड़ेगा, ओके? एंड फाइनली हम लोग अपने लास्ट सवाल की ओर जा रहे हैं। लास्ट सवाल भी हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम नाम का जो टॉपिक है, या तो इसको आप लोग कहोगे बेल्जियम मॉडल, जिसमें 3 पॉइंट दिया गया है। प्लीज़ ये 3 पॉइंट्स आपको याद करके जाना है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? तो बस इस वीडियो की इतना ही। आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जैसे कि फेडरलिज्म हो गया या बाकी चैप्टर्स है, इन सब का भी हम इस तरह का वीडियो लेक्चर कुछ दिनों के अंदर डाल देंगे, जिसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम आपको बस समझा रहे हैं। इवन कुछ नए चैप्टर जो आज तक आप लोग पढ़े नहीं हो, जैसे कि पिछले साल का कोविड-19 के कारण बहुत सारा चैप्टर कैंसल था। जैसे कि अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, और चैप्टर नंबर 3 की बात किया जाए वाटर रिसोर्स, तो ये भी इस बार आप लोग को ये सब नया पढ़ना है। मतलब इस बार आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर क्लास 10 स्टूडेंट, ओके? तो सबका कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बस जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही, थैंक यू।